Hello everyone, once again a very warm welcome to each of you in Commerce Education Hub. Today, in the class of BCom final year, we are going to unlock an important topic that is known as institutional framework, which comes inside the subject of international marketing. Risk is the consideration of profit making. Sounds good, but still to handle such risk, we need a word and a term you can say that is known as assistance, and this assistance or support should be provided and is provided by the central government of India. And regarding the same, they have framed such institutions which will be providing the assistance and support to the exporters. Okay, so mainly to इरेडिकेट। गाइस हमारे पास में देखिए दो टर्म्स होते हैं, एक होता है रिमूव यानी हटा देना, और इरेडिकेट मींस बाय रूट आप उसे रिमूव कर दे रहे हैं, वो हमेशा के लिए आपने रिमूव कर दिया। ओके, सो इसका जो मेन एम है सेंट्रल गवर्नमेंट का इन इंस्टीट्यूशंस को फ्रेम करने का, वो क्या है? मेनली टू इरेडिकेट प्रॉब्लम्स। कौन सी वो समस्याएं हैं? रिलेटेड टू थ्री थिंग्स। ओके, मेनली जो एक्सपोर्टर्स हमारा फेस कर रहा है क्या क्या है? सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर। अब साहब आपके पास में प्लांट लेआउट है, सेटअप है, बहुत सारी चीजें आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, बट इन अ प्रॉपर मैनर। एंड द सेकंड थिंग इज स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उन ओवरसीज कंट्रीज में, वह ये नहीं चाहेंगे कि सिर्फ आप अपने प्रोडक्ट को एक अच्छी क्वालिटी और क्वालिटी के साथ क्वांटिटी प्रदान करें। You should also give a kind of infrastructure build-up. You know, look house, standards, safety, security, okay, proper, cleaning and disciplined manner में वो product manufacture होना चाहिए. Okay, it gives a kind of image build-up to the overseas consumers. तो सबसे पहले तो हो गया infrastructure से related. दूसरा आता है आपका raw material, जो भी कच्चा माल आप मार्केट से खरीद के ला रहे हैं उन वस्तु व उसकी सेवाओं को निर्मित करने के लिए। And the third one is infrastructure, raw materials. Along with that, it comes insurance. Insurance means जिनसे आपने मार्केट से लोन लिया हुआ है एज अ क्रेडिट। बैंक्स भी हो सकती हैं, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल ऑल्सो, दैट इज जो प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। अब इन तीनों को अगर हैंडल करना है, सो वी नीड अ काइंड ऑफ असिस्टेंस विच शुड बी गिवन एंड इज ऑल्सो गिवन। दोनों चीजें हैं, देना भी चाहिए और मिल भी रहा है। किससे? केंद्र सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो लेट अस लर्न दोज इंस्टीट्यूट्स। ओके, सो द इंस्टीट्यूट्स आर, सबसे पहला आता है आपका, आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट फॉर्म, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड फाइनेंस। ओके, अब ये जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड फाइनेंस है, उद्योग और वाणिज्य विभाग, इसका ये कर्तव्य बन जाता है, दे हैव अ रोल कि आपके जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं, ओके, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, वित्तीय संबंधी जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो भी बैरियर्स आ रहे हैं, उन्हें रिमूव करना। अलॉन्ग विद दैट, अगर उनने पहले से जो मार्केट से क्रेडिट फॉर्म में लोन लिया हुआ है, वो अभी अगर मान लीजिए क्लियर नहीं हुआ, और राइट द मोमेंट आपको ओवरसीज कस्टमर्स डिमांड कर दें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स की, ठीक है, सो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप, मशीनरी, लेबर, सारे अरेंजमेंट्स में ज्यादा फाइनेंस लगेगा। कौन हेल्प आउट करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड फाइनेंस, उद्योग व वाणिज्य विभाग। ओके, नाउ कम्स द सेकंड इंस्टीट्यूट एंड दैट इज नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इन्होंने क्या फ्रेम कर दिया हमारे लिए? ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ओके, दिस इज द फुल फॉर्म फॉर ECGC। अब ये जो आपकी इंडस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, यानी कि जितने भी बाह्य विभाग हो जाते हैं, ओके, जितने भी मैटर्स ऐसे आएंगे जो कि विदेश मंत्रालय संभालता है, उन्होंने क्या फ्रेम कर दिया हमारे लिए? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन।
एक्सपोर्ट्स में जो भी क्रेडिट चाहिए उसके लिए एक गारंटी चाहिए होती है बैंक्स को, कमर्शियल एज वेल एज नॉन कमर्शियल। तो एक्सपोर्टर्स कहां से लाके देगा? गवर्नमेंट एक्सपोर्टर के बिहाफ पर गारंटी बनती है। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद में देखिए आपका आएगा थर्ड वन, दैट इज नोन एज MPEDA। इट स्टैंड्स फॉर मैराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। लेट मी राइट इट इन, इट शुड बी क्लियर टू यू गाइस। मैराइन प्रोडक्ट्स से ये रिलेटेड है। ओके, अब इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं, ओके, ये दोनों पार्लियामेंट ऑफिस दिल्ली से ऑपरेट होते हैं और ये आपका ऑपरेट होता है कोचीन, विच इज द कैपिटल ऑफ केरला। ओके, नाउ मैराइन प्रोडक्ट्स मींस व्हाट? जो भी प्रोडक्ट्स आपके अंडर द सी हैं, जो सी फूड्स हैं जिन्हें ओवरसीज कंज्यूमर्स डिमांड करते हैं। अब इस सी फूड्स में आपका फिशेस, प्रॉन्स और जितने भी आपके कॉन्टिनेंटल यानी कि आप कह लीजिए सी फूड्स होंगे जो अंडर द सी, बीनीथ द सी पाए जाते हैं, उन्हें लिया जाता है। अब साहब ये मिलेंगे आपको मुंबई, कोलकाता, तमिलनाडु और केरला, ये चार जो हमारे कह लीजिए कि समुद्री किनारे हैं, ठीक है, यहां पर आपको मिलते हैं जितने भी मैराइन प्रोडक्ट्स। उनकी स्पेशल पैकेजिंग, उनकी सेफ्टी, उनकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर क्लाइमेट के साथ कंटेनर्स में उनको लोडिंग करना और टाइमली और फ्रेशली प्रोडक्ट को डिलीवर करना, कहां? ओवरसीज कंट्रीज में। क्लियर? सो ये करते हुए बनता है किसका? MPEDA। In short, MPDEA keeps an eye on the exporters' workout. Okay, now let us move ahead and know some of the more institutes. Okay, so now let us continue with the other institutes. Okay, we have seen the three. Now let us see the fourth one. That is known as IIP, which stands for Institute for Packaging. Okay, Indian Institute of Packaging, this is the right full form for the same. So यहां पर क्या है? पैकेजिंग। अब प्रोडक्ट्स है HWC मटेरियल। HWC मीन्स हैंडल विथ केयर। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होंगे, ग्लास आइटम्स होंगे, लेदर आइटम्स होंगे, केमिकल्स होंगे, फ्यूल्स होंगे। ओके, सो ये सारे प्रोडक्ट्स क्या चाहिए होती है? एक स्पेशल एंड अ स्टैंडर्ड पैकेजिंग। आपको गवर्नमेंट बना के दे देती है नॉर्म्स यानी कि निर्देश, उसी के अकॉर्डिंगली आपको हर एक प्रोडक्ट के लिए एक डिफरेंट पैकेजिंग प्रोवाइड करनी होती है। एंड इफ नॉट डन सच काइंड ऑफ स्टैंडर्ड पैकेजिंग, पेनल्टीज आर देयर विच एन एक्सपोर्टर नीड्स टू फुलफिल। ओके, जो भी आपका यहां पर पनिशेबल ऑफेंस होगा उस पर आपको यहां पर एक दंड प्रक्रिया कह लीजिए जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई है और यहां पर आपको एक शुल्क जमा करना होता है एज अ पेनल्टी। तो स्टैंडर्ड पैकेजिंग इंटरनेशनल गुड्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कम्स द फिफ्थ वन, SEZ। SEZ स्टैंड्स फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन अ कंट्री लाइक इंडिया। ठीक है, भारत जैसे देश में 13 SEZs हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। इनकी कार्यशैली, इनकी कार्य प्रणाली, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी मशीनरी, इनके वेल ट्रेंड लेबरर्स, सब कुछ इनकी डिफरेंट होते हैं। इनके जो बिजनेस और ट्रेड लॉज होते हैं, जो कानून होते हैं, ठीक है, जिन अधिनियमों को ये फॉलो करते हैं, उन अधिनियम और एक्ट्स को भी गवर्नमेंट ने स्पेशली फ्रेम किया है। किसके लिए? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में मैन्युफैक्चर करने वाली और कार्य करने वाली तमाम आप कह लीजिए कि बिजनेस फर्म्स और ऑर्गेनाइजेशंस को। ये वो बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशंस होंगी कि जिनका लेबर, जिनकी मशीनरी, जिनकी कार्यशैली और कार्य प्रणाली पूरे देश के सारे जितनी कंपनीज हैं, जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने MNCs हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, उनसे टोटली डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर इनकी जो एक स्टैंडर्ड है, इनका जो मैकेनिज्म है, विल बी द राइट वर्ड, वो मैकेनिज्म डिफरेंट होता है उन इंडस्ट्रीज की वर्किंग वर्कआउट एंड नो हाउ दैट हाउ दे आर वर्किंग, उनके ऑब्जेक्टिव से जो पहले से काम करती आ रही है। यहां पर जितनी भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में कंपनीज होंगी, उनका मैकेनिज्म गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पर डिफरेंट रहेगा और एक स्टैंडर्ड लेवल का रहेगा। व्हाई? बिकॉज ओवरसीज कंज्यूमर्स हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है रादर दैन द डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, एंड दैट इज सेट बाय द WTOs।
आपको इंटरनेशनल मार्केट अगर कैप्चर करके एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रखना है, और इस मॉडर्न एरा के हाई कंपटीशन में इफ यू गाइज नीड टू सर्वाइव, if the exporter and its company needs to survive, they should follow the rule of institutional framework and get the assistance from same. Hope you would have understood the topic better. Prepare your own notes and study the same from your book. Thank you.